हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते होंगे अच्छे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कल्याणकारी योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का पुनर्गठन किस योजना के रूप में किया गया है। तो इसका आंसर नंबर 1 ऑप्शन ए सही है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2014 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का पुनर्गठन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के रूप में किया गया था, जो पुनः पुनर्गठित हो गया और वर्तमान में डे NULM के रूप में जारी है, जहां डे का तात्पर्य दीनदयाल अंत्योदय योजना है। क्वेश्चन नंबर 2, पूरा मॉडल की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पूरा मॉडल का मीनिंग होता है प्रोवाइडिंग ऑफ अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरिया मॉडल की अवधारणा को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक टारगेट 3 बिलियन में प्रस्तुत की। 15 अगस्त 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा पूरा मॉडल के क्रियान्वयन की घोषणा की गई। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों का 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी चाहिए, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY यह योजना 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए बैंक खाते के साथ उपलब्ध है। इस योजना को 9 मई 2015 को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY यह योजना भी 9 मई 2015 को प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी खाता धारकों को 1 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। अटल पेंशन योजना यह भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा की गई। APY के अंतर्गत वे सभी भारतीय नागरिक आते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष और जिसके पास बैंक खाता हो। इसके अंतर्गत 3 विशिष्ट लाभ हैं। नंबर 1, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1000 से 5000 रुपये तक न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन। लाभार्थी की मृत्यु होने पर जीवन साथी को पेंशन की राशि। नंबर 3, लाभार्थी और उसके जीवन साथी दोनों की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को पेंशन की पूरी धनराशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, उज्ज्वला योजना किन वित्तीय वर्ष हेतु लागू की गई। ऑप्शन नंबर ए 2016 से 17, 2017 से 18, 2018 से 19। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन LPG उपलब्ध कराने हेतु स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की टैगलाइन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की महिलाओं को 5 करोड़ नए LPG कनेक्शन निःशुल्क प्रदान करना था। BPL परिवारों को 5 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान करने के लिए आगामी 3 वर्षों 2016 से 2019 हेतु
8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन पर 1,600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार कर इसमें 7 और श्रेणियों अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, PMAY, AA बाई, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, चाय बगान, वनवासी, द्वीप समूह की महिला अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया। साथ ही इस योजना के लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। बजट 2021-22 में इस योजना में 1 करोड़ और लाभार्थियों को शामिल किया गया। इन 1 करोड़ अतिरिक्त PMUY कनेक्शन उज्ज्वला 2.0 के तहत जो 10 अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ का उद्देश्य कम आय वाले उन परिवारों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है जिन्हें PMUY के पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थी को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ पहला रिफिल और हॉट प्लेट निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। इसमें राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। पारिवारिक घोषणा तथा निवास प्रमाण पत्र दोनों के लिए स्वयं द्वारा एक घोषणा पर्याप्त होगी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में महिलाओं के उत्थान की एक योजना नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक बजटिंग। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लैंगिक बजट महिलाओं के उत्थान या सशक्तिकरण से संबंधित है, लेकिन यह कोई योजना नहीं है। जेंडर बजटिंग एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास के लाभ पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी प्राप्त होते हों। जेंडर बजट योजना में कार्यक्रम और नीति निर्माण, लक्षित वर्गों की आवश्यकताओं का आकलन, वर्तमान नीतियों और दिशा निर्देशों की समीक्षा, संसाधनों का आवंटन, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, परिणामों का आकलन, संसाधनों की प्राथमिकताओं का पुनः निर्धारण जैसे विभिन्न चरणों में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है। जेंडर बजट योजना के अंतर्गत स्त्री पुरुष असमानता के प्रभावों का पता लगाने तथा महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं के परिणत हेतु करने हेतु सरकारी बजट का आवंटन किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अलग से बजट नहीं बनाया जाता, बल्कि महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाता है। इसमें महिलाओं के लिए संसाधनों के आवंटन से इतर जेंडर परिप्रेक्ष्य से महिलाओं को आवंटित संसाधनों के उपयोग पर नज़र रखना, प्रभावों का विश्लेषण तथा सार्वजनिक व्यय और संबंधित सार्वजनिक नीतियों से लाभार्थियों की संख्या का विश्लेषण करना आदि सम्मिलित है। शेष तीनों महिला सशक्तिकरण हेतु लागू की गई हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार महिला उत्थान हेतु निम्नलिखित योजना संचालित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टेप सेंटर स्कीम, महिला हेल्पलाइन स्कीम, उज्ज्वला, कार्यशील महिला हॉस्टल, स्वधार गृह, नाटो शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति केंद्र, निर्भया आदि। हालांकि परीक्षा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प नंबर डी माना था। क्वेश्चन नंबर 6, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 22 जनवरी 2015 को। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल लिंगानुपात में गिरावट रोकने और उसमें वृद्धि करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का पानीपत, हरियाणा से शुभारंभ किया। यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने, उन्हें सम्मान दिलाने और अवसरों में वृद्धि करने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी पीएम किसान संपदा, ये सही सुमेलित नहीं है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। किसान संपदा योजना की शुरुआत 26 मई 2017 को की गई थी, जिसका पुनर्नामकरण 23 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के रूप में किया गया। शेष सभी सुमेलित हैं। भारत में आशा योजना का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास से, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से, ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विकास कल्याण से। तो आप उपरोक्त सभी से। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी से। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आशा एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट जननी सुरक्षा योजना से संबंध एक ग्रामीण स्तर कार्य करता है, जिसका कार्य गरीब औरतों को स्वास्थ्य संबंधी सेवा प्रदान करने में मदद करना है। आशा लोगों को परिवार नियोजन के बारे में भी जागरूक करती हैं। यह महिलाओं का पोषण तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें गर्भावस्था परीक्षण किट उपलब्ध कराती है। क्वेश्चन नंबर 10। भारत में किस जगह से काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अलूर आंध्र प्रदेश से। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना के अलूर जिले से काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ 14 नवंबर 2004 को देश के 150 सर्वाधिक पिछड़े जिलों में किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य पूरक योजना रोजगार सृजित करना था। इस योजना को मनरेगा में विलय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 11। भारत में ग्रामीण निर्धनता का आधारभूत कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपरोक्त सभी। अनावश्यक सामाजिक व्यय, बेरोजगारी, ऋण एवं महाजनों द्वारा शोषण। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में ग्रामीण निर्धनता का आधारभूत कारण बेरोजगारी, ऋण एवं महाजनों द्वारा शोषण, अनावश्यक सामाजिक व्यय, अपर्याप्त समृद्धि दर, जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा लागू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2008। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा सितंबर 2005 को पारित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदापाली नामक स्थान से इसकी शुरुआत की गई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 2 फरवरी को सरकार ने रोजगार दिवस के रूप में घोषित किया है। प्रारंभ में नरेगा 200 जिलों में लागू की गई, परंतु वर्ष 2007-08 के बजट में इसे बढ़ाकर 330 जिलों में लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 से यह देश के सभी जिलों 619 में लागू है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट मनरेगा कर दिया गया। रोजगार सृजन करने वाली यह देश की पहली योजना है जो रोजगार प्राप्त करने की गारंटी के साथ कानून द्वारा अधिकार प्रदान करती है। प्रत्येक परिवार के कम से कम एक प्रौढ़ सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन का गारंटी रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी होगी, जिसमें 1/3 स्त्रियां होंगी। रोजगार अकुशल शारीरिक श्रम होगा जिनका भुगतान कार्य किए जाने के 7 दिन के भीतर दे होगा। क्वेश्चन नंबर 13। मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 2008 को। क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए फरवरी 2006 में। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी अप्रैल 2005 में। व्याख्या देखते हैं।
देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 से शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है। वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM चलाया जा रहा है। बजट अनुमान 2022-23 में इस मिशन हेतु कुल 37,800 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, अदृश्य बेरोजगारी होती है सदैव अनैच्छिक। ऑप्शन नंबर बी। चलिए व्याख्या देखते हैं। बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें किसी कार्य करने हेतु इच्छुक तथा योग्य व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी की दर पर कार्य उपलब्ध नहीं होता। यह दो प्रकार की होती है, ऐच्छिक बेरोजगारी, नंबर 2 अनैच्छिक बेरोजगारी। बेरोजगारी के तहत केवल अनैच्छिक को ही शामिल किया जाता है, ऐच्छिक को नहीं। अनैच्छिक बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जबकि एक व्यक्ति लाभकारी कार्य से अलग है और वेतन प्राप्त नहीं करता, जबकि वे आय कमाने के योग्य है और उसे प्राप्त करने का इच्छुक है। जबकि ऐच्छिक बेरोजगारी के तहत व्यक्ति अपने स्वयं के चुनाव के कारण बेरोजगार है, या तो वह प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य नहीं करना चाहता या उसे अधिक मजदूरी चाहिए, अथवा वह कार्य नहीं करना चाहता। बेरोजगारी का स्वरूप, नेचर एंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। विस्तृत रूप से बेरोजगारी को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, इसके दो भाग हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी और अनैच्छिक बेरोजगारी। तो हम अनैच्छिक बेरोजगारी देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी, अल्प रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी, नंबर 4 आदर्श बेरोजगारी, नंबर 5 प्राविधिक बेरोजगारी, नंबर 6 चक्रीय बेरोजगारी, नंबर 7 शिक्षित बेरोजगारी, नंबर 8 घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 17, जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो तो यह स्थिति होगी। ऑप्शन नंबर ए प्रच्छन्न बेरोजगारी की। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। जब श्रम की सीमांत उत्पादकता ऋणात्मक हो तो ये स्थिति प्रच्छन्न बेरोजगारी की होगी। भारत में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी ही पाई जाती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या? बेरोजगारी की दर बराबर बेरोजगारों की संख्या बटे श्रम शक्ति गुणे 100। विकसित देशों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। नंबर 1 चक्रीय बेरोजगारी, नंबर 2 घर्षण जनित बेरोजगारी। विकासशील देशों में जो बेरोजगारी पाई जाती है वह समग्र मांग की कमी के कारण नहीं बल्कि संरचनात्मक होती है। भारत में संरचनात्मक प्रच्छन्न दोनों प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम मिसेज जॉन रॉबिन्सन ने किया था। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय कृषि से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 4। छुपी बेरोजगारी, मानसून की अनिश्चितता। चलिए व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में भारतीय कृषि संबंधी विशेषताएं छुपी बेरोजगारी और मानसून की अनिश्चितता। क्वेश्चन नंबर 19, जब हम श्रम की सीमांत उत्पादिता व्यापक रेंज में शून्य या ऋणात्मक होती है तो वह स्थित होती है। ऑप्शन नंबर डी प्रच्छन्न बेरोजगारी। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि पर जनसंख्या के अत्यधिक दबाव का परिणाम है। इसी दबाव के कारण कृषि कार्य में उससे ज़्यादा श्रमशक्ति लगी होती है जितने की वास्तविक ज़रूरत होती है। अगर इस अधिशेष श्रमशक्ति को कृषि कार्य से बाहर कर भी दिया जाए तो इससे कृषि उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे लोग रोजगार में संलग्न दिखाई पड़ते हैं पर वास्तव में होते नहीं हैं। कारण यह है कि उत्पादन वृद्धि में इनका योगदान शून्य होता है
अतः इनकी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य या ऋणात्मक होती है। यह प्रायः अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 किस क्षेत्र से? चलिए व्याख्या देखते हैं। छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी से तात्पर्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें जितने श्रमिक काम पर लगे हुए हैं उनसे कम की आवश्यकता होती। इन श्रमिकों को कार्य से निकाल देने पर उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में देखी जाती है, जो भारतीय कृषि क्षेत्र में देखी जा सकती है। अर्थशास्त्र में प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने किया था। भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बेरोजगारी के भी लक्षण मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में अधिकांश बेरोजगारी है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, अंत्योदय योजना किस लिए है? ऑप्शन नंबर बी, निर्धनों में से निर्धनता की सहायता के लिए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अंत्योदय योजना अन्य योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई। इसके तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पहचान किए गए BPL परिवारों में से 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को चुना जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक अहर परिवारों को 35 किलोग्राम अन्न, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ तथा 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, अंत्योदय योजना संबंधित है समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान से। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है? ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मौसमी बेरोजगारी यह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है जब कृषि की जोताई, बोवाई, कटाई आदि कार्यों के समय तो श्रम को रोजगार मिलता है, किंतु कृषि के ढीले मौसम में रोजगार नहीं मिलता है, तो ऐसे समय में पाई जाने वाली बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। चक्रीय बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण हो और मांग में वृद्धि के साथ समाप्त हो जाए, तो इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। विकसित देशों में सबसे अधिक इसी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी जब नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस पर कार्य करने के लिए दक्ष या प्रशिक्षित नहीं होते। इस कारण उन्हें रोजगार से निकाल दिया जाता है। बाद में वे जब नई टेक्नोलॉजी पर कार्य करना सीख लेते हैं तो उन्हें पुनः रोजगार में रख लिया जाता है। इस प्रकार नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण रोजगार से हटाए जाने तथा पुनः प्रशिक्षित होकर आने के बीच की बेरोजगारी को प्रौद्योगिकीय बेरोजगारी कहा जाता है। संरचनात्मक बेरोजगारी यह तब उत्पन्न होती है जब रोजगार के उपलब्ध अवसर तथा रोजगार पाने वालों की योग्यता में तालमेल नहीं होता, अर्थात रोजगार की आवश्यकता के अनुसार बेरोजगार श्रमिकों की योग्यता नहीं होती। विकासशील तथा अल्पविकसित देशों में भारत भी संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। इस प्रकार की बेरोजगारी पूंजी की कमी के कारण होती है। घर्षणात्मक या संघर्षात्मक बेरोजगारी यह बेरोजगारी उस समय उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है। रोजगार छोड़ने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे अच्छे रोजगार की तलाश, वर्तमान रोजगार छोड़ने या निकाले जाने पर। ऐसी स्थिति में दूसरे रोजगार को प्राप्त करने में व्यक्ति को कुछ समय लगता है, परंतु इसलिए उस समय में वह व्यक्ति घर्षणात्मक रूप से बेरोजगार होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी प्रायः विकसित देशों के साथ साथ विकासशील देशों में भी देखने को मिलती है।
घर्षणात्मक तथा संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी की प्राकृतिक दर कहते हैं। संरचनात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी का रूप प्रायः विकसित देशों में, जबकि प्रच्छन्न एवं संरचनात्मक बेरोजगारी का रूप प्रायः अविकसित देशों में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 27, विकसित देशों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, चक्रीय बेरोजगारी तथा घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 28, घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, जब कोई प्रथम बार श्रम शक्ति में जुड़ता है तो उसे काम मिलने में समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संरचनात्मक बेरोजगारी भी है, छिपी बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 30, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 31, ग्रामीण नवयुवकों के स्वरोजगार हेतु कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर सी, ट्राइसम। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। ग्रामीण नवयुवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसम 15 अगस्त 1979 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर व गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाकर स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। इस योजना को अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY में मिला दिया गया। 3 जून 2011 को SGSY की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के रूप में पुनः संरचना की गई। क्वेश्चन नंबर 32, ट्राइसम योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण युवा रोजगार से। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाला मुख्य कार्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। IRDP, NREP, RLEGP। चलिए व्याख्या देखते हैं। IRDP, NREP तथा RLEGP तीनों ही ग्रामीण निर्धनता को दूर करने वाले मुख्य कार्यक्रम हैं। ये भी जान लें। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ये योजना 2 अक्टूबर 1980 से छठी योजना के दौरान शुरू की गई थी। यह योजना गरीबी तथा बेरोजगारी के उन्मूलन की दिशा में पहली सबसे अधिक महत्वाकांक्षी योजना थी। इसका उद्देश्य कृषि व इससे संबंधित क्षेत्रों में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना तथा निर्धन वर्ग की आय एवं संसाधन में वृद्धि करना था, जिससे वे गरीबी रेखा के ऊपर आ सकें। इसके अंतर्गत गरीबी में जीवन यापन करने वाले परिवारों को ऋण एवं अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती थी। इसका क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अधिकरण DRDA द्वारा किया जाता था। IRDP को 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP को अक्टूबर 1980 में काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसे 1977-78 में लागू किया गया, को पुनर्गठित करके शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना था। इसे अप्रैल 1989 में जवाहर रोजगार योजना JRY के साथ मिला दिया गया। ग्रामीण भूमि रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP 15 अगस्त 1983 को शुरू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार का सृजन, उत्पादक संपत्तियों को सृजित करना तथा जीवन की संपूर्ण गुणवत्ता में सुधार कर लाना था। इसे भी JRY में मिला दिया गया। NREP तथा RLGP का विलय JRY में हुआ तथा अप्रैल 1999 में JRY को पुनर्गठित कर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना शुरू की गई, जिसे 25 सितंबर 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना SGRY में मिला दिया गया तथा SGRY का विलय 2 फरवरी 2006 में शुरू
नरेगा में हो गया। IRDP SGSY में सम्मिलित हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में NRLM से 3 जून 2011। क्वेश्चन नंबर 34, स्वरोजगार के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रम था। तो इसकी कोई ऑप्शन नहीं मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको नहीं बता सकता। गरीबी रोधी कार्यक्रम पर वाली जो व्याख्या है वो देख लीजिएगा। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर 35, किन ग्रामीण योजनाओं का स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी, IRDP को ट्राइसेम में, IRDP और ट्राइसेम को। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का शुभारंभ किया गया। इस योजना में पूर्व में संचालित 6 योजनाओं तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP, ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास कार्यक्रम DWCRA, ग्रामीण युवाओं के स्वनियोजन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम TASEM, 10 लाख कुआं योजना MWS, गंगा कल्याण योजना GKY और ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजारों की पूर्ति योजना SCITRA का विलय किया गया। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा भारत निर्माण का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, कृषि आधारित उद्योग। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत निर्माण ग्रामीण इलाकों के आधारभूत संरचना के उन्नयन हेतु बनाई गई समयबद्ध योजना है। इसे वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस योजना में सिंचाई, सड़कों का निर्माण, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण और दूरसंचार कनेक्टिविटी शामिल है। विकल्प नंबर सी, कृषि आधारित उद्योग इस योजना का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, अन्नपूर्णा योजना का आरंभ हुआ। ऑप्शन नंबर डी, 1999 से 2000 के बजट में। व्याख्या देखते हैं। निर्धन एवं असहाय वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अन्नपूर्णा योजना दिसंबर 2000 से प्रारंभ की थी, जिसकी घोषणा 1999 से 2000 के बजट में की गई थी। वर्ष 2002-03 से यह कार्यक्रम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से मिलकर बने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के साथ राज्य योजना को स्थानांतरित कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के अंतर्गत गरीबी दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी है, ग्रामीण गरीबों को उत्पादक पूंजीगत साधन प्रदान किए जाते हैं। व्याख्या देखते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को गरीबी पर सीधा प्रहार करने के लिए पहली बार वर्ष 1978-79 में देश में लागू किया गया। इसे 2 अक्टूबर 1980 से देश के सभी विकास खंडों में लागू किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए गरीबों को उत्पादक परिसंपत्तियां या कौशल प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य छोटे व सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण कारीगर शिल्पी वर्ग की सहायता करना है। IRDP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी, निर्धनता दूर करना। क्वेश्चन नंबर 40, कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति 2009 निम्न उद्देश्य को लेकर बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी, बेहतर कौशल एवं ज्ञान के द्वारा सभी व्यक्तियों का सशक्तिकरण। व्याख्या देखते हैं। कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति 2009 में सभी के लिए, विशेषकर नवयुवक, महिला एवं वंचित समूह के लिए जीवन पर्यंत कौशल प्राप्त करने हेतु अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। ध्यातव्य है कि वर्ष 2015 में कौशल विकास पर राष्ट्रीय नीति 2009 के स्थान पर राष्ट्रीय कौशल विकास नीति 2015 को प्रभावी बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत में गरीबी के बारे में अब्बा सिद्धांत संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी से। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। भारत में गरीबी के बारे में अपवाह सिद्धांत या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया।
उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसे तथ्यों से सिद्ध किया। इस सिद्धांत में उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। परिणाम स्वरूप भारत धीरे धीरे गरीबी होता जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में ब्रिटिश काल में किसने आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन नंबर डी, दादाबा नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की निधनता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन दिखाते हैं आपको, देख लीजिए। इसे हटा देते। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं। तो 2011-12 में भारत में गरीबी की रेखा से नीचे कितने प्रतिशत जनता थी? तो ऑप्शन नंबर सी, 21.9%। क्वेश्चन नंबर 45, योजना आयोग के गरीबी रेखा के नए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004-5 और 2009-10 के मध्य गरीबी 37.2% से घटकर हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी, 29.8%। वर्ष 2009-10 में भारत की कुल जनसंख्या का 29.8% गरीबी रेखा के नीचे अधिवासित था। 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार यह 21.92% के स्तर पर है। क्वेश्चन नंबर 46, 2011 जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी है। तो 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की हिस्सेदारी 22.3% है। क्वेश्चन नंबर 47, गिनी गुणांक एक माप है। ऑप्शन नंबर बी, देश में आय वितरण की समानता। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा एक आय की असमानताओं को नहीं मापता? ऑप्शन नंबर बी, प्रति व्यक्ति आय। गिनी गुणांक आय के वितरण की विषमता माप की सबसे प्रचलित विधि है, जो आय के प्रत्येक यूनिट के बीच आय अंतर की माप करती है। लॉरेंज वक्र भी आय की विषमता की माप से संबंधित है। इसे विभिन्न आय वर्गों में जनसंख्या के प्रतिशत बंटवारे के आधार पर भी नापा जा सकता है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कोर्टेनियस विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता, अतः प्रति व्यक्ति आय इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा आय की असमानता की माप नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए, कोर्टेनियस वक्र। व्याख्या देखते हैं। कोर्टेनियस वक्र आय की असमानता की माप नहीं करता, जबकि शेष तीनों विकल्प आय की असमानता की माप करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते थे। लॉरेंज अनुपात कितना अधिक होता है? आय की असमानता उतनी ही अधिक होती है। शून्य गिनी गुणांक संपूर्ण समानता की स्थिति को दर्शाता है, लेकिन एक पूर्ण असमानता की स्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 50, विपन्नता सूचकांक प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक गरीबों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों के समानुपात को। चलिए व्याख्या देखते हैं। विपन्नता सूचकांक अत्यधिक गरीबों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों के समानुपात को प्रदर्शित करता है। स्फीति की दर तथा बेरोजगारी की दर के योग को मिजरी इंडेक्स प्रदर्शित करता है, जिसका प्रतिपादन आर्थर ओकू ने वर्ष 1977 में किया। क्वेश्चन नंबर 51, वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप है। ऑप्शन नंबर सी है, गिनी गुणांक। चलिए व्याख्या देखते हैं। वितरण की असमानता मापने की प्रचलित माप लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुणांक है। गिनी गुणांक वास्तविक लॉरेंज वक्र तथा निरपेक्ष समता रेखा के बीच का क्षेत्रफल तथा निरपेक्ष समता की रेखा के नीचे के संपूर्ण क्षेत्र के बीच अनुपात प्रदर्शित करता है। चलिए देखते हैं। गिनी गुणांक G = छायांकित क्षेत्रफल A बटे समता रेखा के नीचे का संपूर्ण क्षेत्रफल BCD।
तो गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 तथा न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होगा। गिनी गुणांक का मूल्य जितना ही अधिक होगा अर्थात लॉरेंज वक्र निष्पक्ष समता रेखा के जितने दूर होगी वितरण में असमानता उतनी ही अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 52, गिनी गुणांक मापक है ऑप्शन नंबर ए आय विषमता का। क्वेश्चन नंबर 53, किसी देश में विषमताओं का माप लेने हेतु कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है ऑप्शन नंबर ए गिनी गुणांक। क्वेश्चन नंबर 54, लॉरेंज वक्र माप है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी विषमता का। चलिए व्याख्या देखते हैं। लॉरेंज वक्र विषमता का माप है। लॉरेंज वक्र विधि को वर्ष 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया। इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो एक निश्चित आय प्रतिशत के नीचे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, लॉरेंज वक्र के माध्यम से अध्ययन किया जा सकता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी प्रकीर्णन। लॉरेंज वक्र के माध्यम से प्रकीर्णन का अध्ययन किया जा सकता है। लॉरेंज वक्र या संचयी प्रतिशत वक्र प्रकीर्णन अपकिरण ज्ञात करने की बिंदु रेखीय रीति है। क्वेश्चन नंबर 56, सेन का गरीबी सूचकांक दिखाता है ऑप्शन नंबर बी गरीबों में सबसे गरीब। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रोफेसर A.K. सेन ने अपने लेख पॉवर्टी इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट में गरीबी की गहनता ज्ञात करने की विधि विकसित किया, जिसके आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि गरीबों में भी वास्तव में कितने गरीब हैं। प्रोफेसर सेन ने इसे और अधिक ढंग से जानने के लिए एक निर्देशांक विकसित किया जिसे सेन का निर्देशांक या सेन का गरीबी गुणांक कहते हैं। इस निर्देशांक के द्वारा गरीबों की आय को गरीबी रेखा से गिरावट के साथ भारांकित करके नापा जा सकता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।